साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी ऑफिशियल मॉक टेस्ट साइंस के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट था वो अनाउंस हो चुका था एक दिन पहले ही। और मैंने आप सबों से पूछा भी था कि कितने ऐसे छात्र हैं जो ये चाहते हैं कि जो आपका सेक्शन वाइज इस बार एग्जाम होगा उसमें जो 25 क्वेश्चन साइंस के ऑफिशियली अनाउंस किए गए हैं उसका सॉल्यूशन चाहते हैं। लगभग 80% छात्रों ने बोला यस सर आप करा दीजिए। तो आज के सेशन में हम लोग उसी 25 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। साथ ही ध्यान रखना और ऑब्जर्वेशन अपना जो है वो टिकाए रखना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बुक से आ रहे हैं। और मैंने ये चीज थंबनेल पे भी लिखा कि देखें किस बुक से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। मेरे मित्र ध्यान रखना कि आज का जो ये आपका ऑफिशियल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये भी देना चाहूंगा कि आज जो है आपका द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर ऑफर का है अंतिम दिन। आज रात 12 बजे आपका जो ये एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच केवल और केवल 199 में आप सबों के लिए उपलब्ध था वो समाप्त हो जाएगा। कल से ये फिर जो है अपने ओरिजिनल प्राइस 349 में आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा। और मिशन 2025 जो है ये आज रात 12 बजे तक आप इसमें 299 में इनरोल कर सकते हैं। कल से ये अपने जो ओरिजिनल फी है 599 में अवेलेबल रहेगा आप सबों के लिए। वैसे कोई भी छात्र जो अभी तक एनसीईआरटी नहीं कर पाए हैं या फिर आप हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी करना चाहते हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। आज आप 12 बजे रात तक हमारे इस बैच में आप जुड़ करके जो कंटेंट है उसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखना कि बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ भी नंबर दिया गया और यहाँ भी नंबर दिया गया। और ये दोनों ही बैच द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो मेरे मित्र आपका पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है। ऑप्शन है दाब, ताप, पवन, जल। और मैंने आपको अपने सेशन में कई बार ये चीज रटाया है। क्या रटाया है कि अगर हम कुछ सरीसृप में रेप्टाइल्स वर्ग के जंतु में लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि ये ताप के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप सबों को बताया कि आपको यह भी देखते चलना है कि किस बुक से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, तो मेरे मित्र मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये आपका किस बुक का क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान रखना, एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन है। यहीं पे मैंने आपको एक चीज और बता रखा है कि मानवों में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है, जबकि मेरे मित्र कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। जैसे कि घोंघा की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि आनुवांशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है, लेकिन मानवों में आनुवांशिक रूप से लिंग निर्धारण होता है। सरीसृप आप कहेंगे सर ताप के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। अगला सवाल देखिए आप सभी कि क्वेश्चन ये आपसे करा जा रहा है कि यदि दो गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या 2x और 4y है, जहां x और y दूरियां हैं, तो उनकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखना कि ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका कहां से लिया गया है, एनसीईआरटी क्लास 10th से लिया गया है। एनसीईआरटी 10th की बुक से लिया गया है ये सवाल। और सवाल पूछ रहा है कि दो गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 2x और 4y है। तो मान लेते हैं दो स्फेरिकल मिरर है SM1 जिसकी वक्रता त्रिज्या r कितनी है सर जी 2x, और दूसरा आपका SM2 स्फेरिकल मिरर 2 है जिसका वक्रता त्रिज्या कितना है सर जी 4y। क्या रहा है कि इनकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा। आप क्या कहते हो कि गुरुजी जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो यहाँ पे जो हमारा F1 होगा वो क्या होगा। आप सभी कहेंगे 2x/2 फोकस दूरी की सॉरी वक्रता त्रिज्या की आधी, तो ये मेरे मित्र कैंसिल। F1 कितना आया, आप कहेंगे x। अब यहाँ पे F2 हमारा कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या 4y है बटा 2, ये 2 2 जा 4। आप कहेंगे कि गुरुजी F2 जो है वो हमारा 2y आ गया। आपसे सवाल पूछ रहा है कि इनकी फोकस दूरी का अनुपात F1 बटा F2, F1 बटा F2 क्या होगा x/2, x/2y। मेरे मित्र ये चीज आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर x/2y हो जाएगा। ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, जरा सा अपना माइंड जो है वो खोल के रखिएगा। बहरहाल जो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है
कि खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब ध्यान देना, ये आपके इन्वायरमेंट का सवाल है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि खेजड़ी वृक्ष जो कि आपका डेजर्ट इलाका में होता है, और इसके लिए किसने बलिदान दिया था? अमृता देवी बिश्नोई, जो किस समाज से आते हैं? बिश्नोई समाज से आते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अवर इन्वायरमेंट वाले पोर्शन को, ठीक है, आप हल्के में मत लेना क्योंकि बेहद जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि उस तत्व की पहचान करें जिसकी दी गई संयोजकता उसकी विशिष्ट संयोजकता से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखो, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 दिया गया है और इसकी संयोजकता 2 दी गई है, बिल्कुल सही है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है और मेरे भाई इसकी संयोजकता आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि सर हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो, रेडॉन हो, ये सब अक्रिय गैस तत्व हैं और मैंने आपको बता रखा है कि अक्रिय गैस तत्व की संयोजकता 0 होगी। जबकि अगर हम उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसके बाह्यतम कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे सवाल संयोजकता से रिलेटेड है, यानी कि वैलेंसी से रिलेटेड है। और आप सभी क्या कहेंगे कि जब अक्रिय गैस किसी अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया ही नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी संयोजकता क्या होगी? 0। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 13, बिल्कुल सही है, और इसका वैलेंसी कितना होता है? 3। आप कहेंगे बिल्कुल सही है ये सर। लेकिन मेरे भाई फ्लोरीन की आप बात करो तो एटॉमिक नंबर तो इसका 9 सही दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी दी हुई है? 7। ये वैलेंसी गलत है। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि जो फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब जो वैलेंसी होता है वो बाह्यतम कक्षा द्वारा त्याग या ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब बाह्यतम कक्षा द्वारा क्यों त्याग या ग्रहण किया जाता है? क्योंकि सर उसको ऑक्टेट पूरा करना है। तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए जो फ्लोरीन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 1। तो फ्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7। तो आप सभी से जो सवाल पूछा जा रहा है कि उस तत्व की पहचान करें जिसकी दी गई संयोजकता उसकी विशिष्ट संयोजकता से सुमेलित नहीं है, आप सभी कहेंगे कि सर जो फ्लोरीन की संयोजकता है वो उसके विशिष्ट संयोजकता से सुमेलित नहीं है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि ये आपके किस बुक का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी 9th का क्वेश्चन है, जहां पे हमें वैलेंसी पढ़ना है, संयोजकता पढ़ना है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि में खुलता है। मैंने कई बार आप सबों को बताया है कि गर्भाशय जो है वो ग्रेवा यानी कि सर्विक्स के माध्यम से कहां खुलता है? योनि में खुलता है, और इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मेरे भाई ये किस बुक का सवाल है? आप सभी कहेंगे कि एनसीईआरटी 10th का सवाल है। किसका सवाल है? एनसीईआरटी 10th का सवाल है। अब ध्यान रखना कि आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो आप सभी कहते हैं कि सर ओवरी, ओविडक्ट, हाँ, ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना, और साथ ही साथ जो सर्विक्स है, और फिर आप कहते हैं गर्भाशय, ये सब किसके हिस्सा है? आप कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव तंत्र का हिस्सा। जहां पे ओवरी क्या करती है? अंडाशय क्या करती है? आप सभी कहते हैं सर ये अंडाणु मुक्त करता है। ओवरी क्या करती है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये अंडाणु मुक्त करता है, अंडाणु मुक्त करता है, ठीक है, एग रिलीज करता है। और मेरे मित्र अंडवाहिनी ओविडक्ट क्या करता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ओविडक्ट में निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। शुक्रवाहक भास डिफरेंस ये क्या है? तो आप सभी याद रखना कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। सभी एस्पिरेंट्स रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे, आपके लिए बेहद जरूरी है। चला ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, उत्तल दर्पण और दर्पण लेंस कहां पढ़ेंगे? एनसीईआरटी 10th में पढ़ेंगे। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इंपॉर्टेंस को समझो, हमें ये कोई मतलब नहीं है कि आपको हम यहाँ पे लिख दें अच्छा लगने के लिए, नहीं, इसमें तो टाइम ही बर्बाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। मैंने क्या बताया आपको कि उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, इसके द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा यह हमेशा सीधा और क्या होगा? छोटा होगा। तो आपको तो यहाँ पे कोई लाग लपेटा सोचना ही नहीं है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, आप कहेंगे सीधा और छोटा। जबकि अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हर एक प्रकार का होता है, सीधा भी होगा, सर वास्तविक भी होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा और समान आकार का भी होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर उत्तल लेंस पूछ लेता तो हम लोग कहते हैं सीधा, छोटा, बड़ा, वस्तु के समान आकार का हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण जब भी प्रतिबिंब बनाया
बनाएगा, तो ये आभासी और काल्पनिक, जैसे सीधा कह दिए तो ये काल्पनिक हो गया, और साथ में क्या होगा सर, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे मित्र, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी 10th से पूछा गया सवाल है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही हैं। आपका पहला स्टेटमेंट ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, जब आयरन का टुकड़ा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर सल्फेट से क्या करेगा, आप सभी कहेंगे कि कॉपर को अलग कर देगा और ये FeSO4+ Cu बना लेगा। तो कहा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में रखे आयरन के टुकड़े पर धीरे धीरे लाल रंग की परत जम जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की परत जम जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि कॉपर आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर कह रहा है कि आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि बात गलत है। आयरन कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ना कि कॉपर आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर की अभिक्रियाशीलता लोहा से कम होती है और लोहा की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। तो आप कहेंगे सर ये तो जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है ये तो रिएक्शन ही नहीं होगा, मतलब साफ है कि हमारा केवल और केवल क्या है, आप कहेंगे सर कथन 1 सत्य है, केवल और केवल क्या है, स्टेटमेंट 1 सत्य है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर बल की दिशा क्या होगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर रेफरेंस। मेरे मित्र यहाँ पे रेफरेंस के लिए फिगर आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो आपका किधर हो रहा है, आप सभी कहेंगे गुरुजी दाहिनी ओर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, तो आप सभी कहेंगे नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप सभी कहेंगे यहां खड़ा होंगे तो दाहिनी ओर, जो फील्ड है वो क्या है सर, नीचे की ओर। क्या पूछा जा रहा है, बल की दिशा। क्या पूछा जा रहा है, बल की दिशा। और याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि बल की दिशा किससे पता लगाते हैं, आप सभी कहेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं। किससे लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब मेरे मित्र फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने से पहले आप सभी गौर फरमाना कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है। आप सभी कहते हैं कि फ्लेमिंग अपने बाएं हाथ के नियम में ये बताए थे कि अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के समान कोनिक हो, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, जो हमारा तर्जनी है ये किसको बताएगा, आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो मध्यमा है ये किसको बताएगा, तो आप सभी कहेंगे धारा की दिशा को, FBI। अब मेरे मित्र आप सभी यहां ध्यान दो, यहां पे फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। किसका, इलेक्ट्रॉन का। और मेरे मित्र इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ध्यान देना कि अगर हम कहें कि परंपरागत धारा जो है, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट है वो किधर फ्लो होगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत डायरेक्शन में। जो हमारा परंपरागत कन्वेंशनल करंट है जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहते हैं, वो किधर होगा, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो मेरे मित्र अगर हम यहां पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को रखें तो आप क्या पाएंगे कि गुरुजी ये जो हमारा फील्ड है ये कुछ इस तरीके से आएगा, और उस केस में ये अंगूठा हमारा क्या होगा, आप कहेंगे पेपर के अंदर की ओर होगा। लेकिन अगर हम लोग ऋणात्मक चार्ज के रूप में रखें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा धारा होगा वो तो इस डायरेक्शन को बताएगा, और ऐसे में हमारा अंगूठा बाहर की ओर इंडिकेट करेगा। तो सवाल यहीं पे सॉल्व था। आपको बस कन्वेंशनल करंट के माध्यम से चीजों को देखना था कि सर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह राइट की साइड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में परंपरागत धारा का फ्लो होगा, और जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पे लगाएंगे परंपरागत धारा के फ्लो में, तो हम क्या पाएंगे कि अंगूठा जो है वो पेपर के अंदर की ओर बता रहा है, जबकि मेरे मित्र हम लोग ऋणात्मक चार्ज की ओर आएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव पार्टिकल्स है तो आप सभी कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अंगूठा होगा वो बाहर की ओर होगा। तो सिंपल आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर क्या होगा, बाईं ओर नहीं, आउट ऑफ द पेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेज के बाहर, पेज से बाहर। अगला, अच्छा ध्यान देना, ये भी आपका किस क्लास के बुक से सवाल पूछा गया, एनसीईआरटी 10th। ठीक है, इससे पीछे मैंने नहीं लिखा था क्या, हाँ बिल्कुल लिख दिया था, एनसीईआरटी 10th। अब देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनसीईआरटी क्लास 10 से सवाल पूछा गया है। ठीक है,
एनसीईआरटी क्लास 10 से सवाल पूछा गया है और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ब्रिसन टेस्टिस क्या करेगा, तो आप सभी कहेंगे कि सर ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और हम लोग क्या कहते हैं कि मेल में सर एक ही हार्मोन होता है, मेल में एक ही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होगा, ब्रिसन से स्रावित होगा। अब मेरे मित्र थायराइड ग्रंथि, आप कहेंगे थायराइड हार्मोन का स्रावन करता है, और डिम ग्रंथि ओवरीज ये भी हार्मोन सेक्रेट्स करते हैं। कौन सा, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो फीमेल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन वो किससे स्रावित होता है, सर डिम ग्रंथि यानी कि ओवरीज से, और ब्रिसन से आप सभी कहेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होगा। बहरहाल जो अगला सवाल है आपके सामने वो ये है कि एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है। भैया मेरे आप सभी ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल इसी को हम लोग एसिटिक एसिड CH3COOH के नाम से जानते हैं भाई साहब। और आप सभी ध्यान रखना कि चूंकि ये अम्ल है तो जाहिर सी बात है कि ये नीला लिटमस को क्या करेगा, लाल कर देगा। अगर क्षार होता तो लाल लिटमस को नीला कर देता। तो मैं पहले लिख दूं कि ये जो सवाल है वो किस बुक से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th बुक से पूछे गए हैं। और सभी भाई बंधु एनसीईआरटी क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का रिवीजन जरूर करना। क्या कहोगे कि गुरुजी सवाल है कि एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस को लाल क्यों कर देता है, तो हम सभी कहेंगे क्योंकि यह एक अम्ल है, अगर क्षार होता तो लाल लिटमस को नीला कर देता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चला क्वेश्चन नंबर 11 देखो मेरे मित्र, एनसीईआरटी 10th से सवाल पूछी गई है और आपसे यह कहा जा रहा है कि फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। मेरे मित्र ये देखो कि ये आपका फोकस दूरी f वाला कोई अवतल दर्पण है, f वाला कोई अवतल दर्पण है, और इसको मुख्य अक्ष के अनुदिश यहां से दो बराबर भागों में काटा जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक अर्धभाग की फोकस दूरी क्या होगी, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र, सर गोलीय दर्पण क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र कहलाती है। तो अगर हम दर्पण को काट दें तोड़ दें तो उसकी फोकस दूरी थोड़ी बदल जाएगी, फोकस दूरी तो हमेशा सेम रहेगी। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यह एफ ही रहती है, नियत रहती है, फोकस दूरी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ऐसे सवाल अगर पूछे जाए तो वहां पे परेशान मत होना, यहाँ पे फोकस होगा। चला फोकस दूरी, फोकस दूरी का क्या होगा, प्रत्येक अर्धभाग की फोकस दूरी आप कहेंगे सर नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मेरे मित्र, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9 से सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी 9 से सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खुले बर्तन से जल के सबसे शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी। अब आप सबों को मालूम है कि वाष्पन एक सतही घटना है जो ठंडक का कारण बनती है, और गर्मी के दिनों में हमें ठंडक महसूस होता है इसीलिए क्योंकि हमारे शरीर से पसीना का वाष्पन होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि वाष्पन जो है वो कई कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो होता है कि सर जो जल है तरल है उसकी प्रकृति क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है। दूसरा आर्द्रता पर निर्भर करता है। तीसरा वायु के वेग पर निर्भर करता है। चौथा सर सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब आप सभी ये जानते हो कि गुरुजी अगर मौसम आर्द्र होगा, हमारे वातावरण में हमारे वायु में नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पन धीरे धीरे होगा, लेकिन वही हमारा जो वातावरण है वो शुष्क हो तो वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, तेजी से होगी। मेरे मित्र गर्मी के दिनों में कपड़ा जल्दी सूखता है क्योंकि उस समय हमारे वातावरण में इन्वायरमेंट में जो ह्यूमिड होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन ठंड के दिनों में जो कपड़ा है वो बहुत धीरे धीरे सूखता है। क्यों, क्योंकि ठंड के दिनों में हमारे वातावरण में नमी ज्यादा होता है। तो आर्द्रता अगर ज्यादा है तो आप कहेंगे वाष्पन की क्रिया स्लो होगी, आर्द्रता अगर कम है तो वाष्पन की क्रिया फास्ट होगी। मेरे मित्र अगर वायु का वेग ज्यादा हो तो वाष्पन तेजी से होगा, वायु का वेग कम हो तो वाष्पन आप कहेंगे सर धीरे धीरे होगा। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पन बढ़ेगा, सतही क्षेत्रफल घटेगा वाष्पन घटेगा। जैसे कि कोई रुमाल लो, उसको ऐसे पानी में भिगो करके नुरिया सुरिया के फेंक दो, ठीक है, और वहीं पे एक तौलिया लो, उसको पानी में डुबा के फैला दो। पूरे दिन में आप पाओगे कि तौलिया सूख गया है लेकिन रुमाल नहीं सूखा है। क्यों, क्योंकि जब आपने तौलिया को फैलाया तो उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ गया, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो मेरे भाई सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खुले बर्तन से जल के सबसे शीघ्र वाष्पन का कारण बनेगी। उच्च आर्द्रता, आप कहेंगे उच्च आर्द्रता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब भी हमें शीघ्र वाष्पन की जरूरत होगी तो आर्द्रता क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। निम्न आर्द्रता निम्न तापमान नहीं, मेरे मित्र ताप ज्यादा होगा तो वाष्पन ज्यादा होगी। यहाँ पे निम्न तापमान का तो कोई मतलब ही नहीं है। उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान और अचल वायु बिल्कुल गलत है। निम्न आर्द्रता बिल्कुल सही है, उच्च तापमान बिल्कुल सही है, और गतिमान वायु राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे
मेरे मित्र क्वेश्चन देखने में बढ़िया लग रहा है लेकिन इसमें दम बिल्कुल भी नहीं था अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। बहरहाल जो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख की स्तर को कवर करता है। पहला चीज तो ध्यान देना कि एनसीईआरटी क्लास 9 का जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसी से ये सवाल पूछा गया है कि कौन सा उत्तक मुख की स्तर को कवर करता है। मुख, आहार नाल की स्तर, ठीक है, मुख गुहा की स्तर, इन सभी के निर्माण के लिए आप कहेंगे सल्की उपकला उत्तक जिसको स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। घनाकार उपकला उत्तक आप सभी कहते हैं सर ये ग्रंथि के निर्माण में मदद करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। स्तंभाकार उपकला उत्तक अवशोषण और श्रवण वाले जगह पर मिलता है। संयोजी उत्तक सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो मेरे मित्र आप जब भी बात करते हो जंतु उत्तक की तो जंतु उत्तक के कितने प्रकार होते हैं सर जी? 4 प्रकार, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक के ये प्रकार है घनाकार, सल्की, स्तंभाकार। अब इसी में आ जाएगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू यानी कि पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक जो कहां मिलता है सर? हमारे श्वसन तंत्र में मिलता है। संयोजी उत्तक के भी 3 प्रकार होते हैं, याद रखना। संयोजी उत्तक के भी 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? तो पहला होता है वास्तविक संयोजी उत्तक। पहला क्या होता है? वास्तविक संयोजी उत्तक जिसको कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहते हैं। दूसरा होता है कंकाली संयोजी उत्तक जिसमें अस्थि और उपास्थि आ जाता है, ठीक है, कंकाली संयोजी उत्तक। और तीसरा कौन सा होता है? तो याद रखना तरल संयोजी उत्तक जिसका उदाहरण कौन है? आप सभी कहेंगे रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। कंकाली संयोजी उत्तक में अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि एवं उपास्थि किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आप कहेंगे कंकाली संयोजी उत्तक के अंतर्गत। अच्छा, वास्तविक संयोजी में एडिपोज टिश्यू, व्हाइट टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट ये सब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं, वास्तविक संयोजी उत्तक में आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई, ये एनसीईआरटी क्लास 10 ऑर्गेनिक चैप्टर से सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। सवाल ये है कि साबुन के अणुओं की जल विरागी पुच्छ मिसेल के अंदर क्यों रहती है? मेरे मित्र ध्यान देना कि जब हम लोग साबुन के संरचना की बात करते हैं तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक क्या होता है आप सभी याद रखना कि सर एक होता है जल रागी सिरा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है सर? जल विरागी सिरा। एक क्या होता है जल रागी और दूसरा क्या होता है जल विरागी। तो सर जो जल रागी सिरा होता है ये जल के साथ अटैच होता है और जो जल विरागी होता है ये जल द्वारा प्रतिकर्षित होता है। इसको हाइड्रोफिलिक पार्ट और इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं। तो कह रहा है कि साबुन के अणुओं की जल विरागी यानी कि हाइड्रोफोबिक, कौन सा पार्ट? हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है वो मिसेल के अंदर क्यों रहती है? पहला है कि वह जल के साथ रासायनिक आबंध बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। वे जल में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। वे जल द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं यानी कि रिपेल किए जाते हैं, इसलिए मेरे मित्र ये क्या होते हैं? मिसेल के अंदर होते हैं। और जैसे ही आप कपड़ा धोते हो तो वो क्या होता है सर? बाहर निकल जाता है। तो मेरे मित्र जो सवाल है कि साबुन के अणुओं की जल विरागी पुच्छ मिसेल के अंदर क्यों होती है? क्योंकि सर ये जल द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, जल द्वारा रिपेल किए जाते हैं। याद रखना कई बार सवाल पूछा जाता है कि सर जो जो साबुन का जलरागी सिरा होता है वो निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ जुड़ता है? तो आप कहेंगे जलरागी, मतलब जल के साथ अपना राग लगाएगा, क्या होगा? जलरागी सिरा जल के साथ जुड़ेगा। जल विरागी सिरा क्या होता है सर? ये कार्बनिक विलायक जो होते हैं उसमें डिसॉल्व होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जल के साथ ये नहीं जुड़ पाता, जल में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गोलीय दर्पण है। तो भाई मेरे एनसीईआरटी 10th के सवाल है, एनसीईआरटी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर से सवाल है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण का आवर्धन m इक्वल टू माइनस v बाई यू द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जहां v और u क्रमशः क्या है? प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेरे मित्र कहा जा रहा है पहला स्टेटमेंट कि अवतल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, बिल्कुल गलत है। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन सदैव धनात्मक नहीं होगा। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन जो है वो ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। जब ऋणात्मक है तो आप कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और जब धनात्मक है तो आप कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए सदैव धनात्मक आवर्धन होगा, बिल्कुल गलत है। ऋणात्मक आवर्धन का यह अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, नहीं। ऋणात्मक आवर्धन का यह अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। फिर है धनात्मक आवर्धन का यह अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ये बात भी गलत है। धनात्मक आवर्धन का अर्थ यह है कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा है। मेरे मित्र चौथा है कि यदि m इज लेस देन 1 तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, बिल्कुल सही है। सभी ध्यान रखना कि अगर हम दर्पण में आवर्धन m इक्वल टू माइनस v बटा यू लेते हैं और m इक्वल टू 1 कहते हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि इमेज का आकार
इमेज का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। इमेज का आकार वस्तु के आकार का बराबर है। अगर m इज लेस देन 1 तो आप सभी कहेंगे कि इमेज छोटा बन रहा है, इमेज छोटा बन रहा है। और m इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इमेज इमेज बड़ा बन रहा है। इमेज क्या हो रहा है? बड़ा बन रहा है। और यहाँ पे क्या है, m जो है वो 1 से छोटा है तो आप कहेंगे प्रतिबिंब छोटा बनता है। अगला सवाल देखियो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि एक ही पुष्प में होने वाले पराग स्थानांतरण को डैश रूप में जाना जाता है। रिप्रोडक्शन चैप्टर एनसीईआरटी 10th, रिप्रोडक्शन चैप्टर एनसीईआरटी 10th। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि पुष्प में स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन होता है। जब मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखना कि ये हमारा कोई फ्लावर है, ठीक है, और इसका ये अंडाशय हो जाएगा और ये इसका स्टेमेन हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर। तो जब किसी पुष्प का अपना ही मेल पार्ट से परागकण क्या होता है, उसके फीमेल पार्ट पर आता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। एक ही पुष्प में होने वाले पराग हस्तांतरण को डैश रूप में जाना जाता है, स्वपरागन के रूप में जाना जाता है। कहता है कि दो भिन्न भिन्न पुष्पों के परागकण हस्तांतरित होकर के निषेचित होते हैं, आप सभी कहते हैं सर पर परागन कहा जाता है इसको। निषेचन तो आप सभी कहेंगे कि सर मेल और फीमेल पार्ट का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब संकरण हाइब्रिडाइजेशन तो आप सभी कहेंगे जब हम लोग अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं सर, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि एक पौधे का दूसरे के साथ हम लोग योग करवाते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। मेरे मित्र एनसीईआरटी 9 से सवाल पूछा गया है टिश्यू चैप्टर का। और आप सभी क्या कहेंगे कि सर कौन सा उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो हम सबों ने कई बार पढ़ा है कि ये जो पेशी उत्तक है ये हमारे शरीर की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर मसल्स जो हैं इसमें एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन होता है जो सर संकुचनशीलता और गतिशील संकुचनशीलता और अनुशिथिलता को बढ़ावा देता है और इसी की वजह से हम गति कर पाते हैं। तो आपका शरीर गति किस कारण से कर पाता है, आप सभी कहते हैं सर पेशीय उत्तक के वजह से। उपकला उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, शरीर के अंगों को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक है। तंत्रिका उत्तक हमारे सोचने और समझ की जो शक्ति है उसको विकसित करती है। संयोजी उत्तक सर सभी अंगों और उत्तकों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि 14 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। मेरे मित्र इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आप सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी 10th पोर्शन का सवाल है। और ध्यान रखना आप सबों को मालूम है कि विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो आपसे कार्य पूछा जा रहा है तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ। भी कितना है 14 वोल्ट और कितना कूलम आवेश है, आप सभी कहेंगे सर 140 जूल हमारा कार्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान यहां पे स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। डैश प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो कि ये हमारा क्या है, आप सभी कहेंगे प्रिज्म। और जब इससे सनलाइट गुजरती है मेरे मित्रों, सनलाइट गुजरती है तो आप क्या पाते हो कि सर ये 7 रंगों में टूट जाती है और ये जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब मेरे मित्र यहाँ पे सनलाइट ना लेकर के आप व्हाइट लाइट ले लो यानी कि श्वेत प्रकाश ले लो तो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, आप सभी कहेंगे सर ये 7 रंगों की स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगी। तो डैश प्रकाश सूर्य प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है, आप कहेंगे सर श्वेत प्रकाश सूर्य प्रकाश के समान स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। और ये भी क्या है, एनसीईआरटी क्लास 10th ह्यूमन आई मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से संबंधित जो चैप्टर है उससे पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट, आप सभी कहेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th से सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी क्लास 10th से सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि एक वैज्ञानिक 4 अलग अलग विलयन तैयार करता है, उनके पीएच का मान मापता है। विलयन पी जो है इसका पीएच वैल्यू कितना है 3, विलयन क्यू का पीएच वैल्यू 7, विलयन आर का पीएच वैल्यू 9, विलयन एस का पीएच वैल्यू 13। कह रहा है कि इन विलयनों की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला चीज तो ये देखो कि जो विलयन पी है इसका पीएच वैल्यू 3 है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये अत्यधिक अम्लीय होगा।
ये क्या होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। क्यू जो है इसका पीएच वैल्यू 7 है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये तो उदासीन होगा। और जो आर है इसका पीएच वैल्यू 9 है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्षारीय होगा। और जो पीएच 13 है आप कहेंगे ये अत्यधिक क्षारीय होगा। क्या होगा, अत्यधिक क्षारीय होगा। अब मेरे मित्र आओ आप सभी ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन है कि विलियन क्यू उदासीन है। ठीक है, विलियन क्यू उदासीन है क्योंकि क्यू का वैल्यू 7 है, जबकि विलियन आर अत्यधिक अम्लीय है। आर क्या कहिएगा सर, क्षारीय है, अम्लीय की तो बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो कि विलियन पी उदासीन है, बिल्कुल गलत है, विलियन पी उदासीन नहीं है, विलियन पी अत्यधिक अम्लीय है। अब फिर है कि विलियन आर उदासीन है ना, विलियन पी अम्लीय है, जबकि विलियन एस, देखो विलियन एस प्रबल रूप से, आप कह सकते हो प्रबल रूप से क्षारीय है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर विलियन पी अम्लीय है जबकि विलियन एस क्या है, आप कहेंगे प्रबल रूप से क्षारीय है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एनसीईआरटी 10th से सवाल पूछे गए हैं। एनसीईआरटी 10th से सवाल पूछे गए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वस्तु को अनंत पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत है। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होगा, मतलब आप कह सकते हो बिंदु आकार का होगा। तो मेरे मित्र हमें सही स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इसमें कहा जा रहा है कि निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, जबकि ओरिजिनल क्या है, आप सभी कहेंगे निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। फिर है कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। मेरे मित्र तीसरा है कि फोकस पर रखी गई वस्तु का एक अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल गलत है। अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब सर अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि आवर्धित होगा, यह बात यहां गलत है। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और सीधी होती है। वास्तविक तो होगी लेकिन उल्टा होगा, सीधी नहीं होगी। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमें सही स्टेटमेंट चूज करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चारों में से केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, आप कहेंगे सर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण एक श्वेत ठोस है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, इसका उपयोग सामान्यतः डैश में किया जाता है। विरंजक चूर्ण, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब आपको क्या मिलता है सर, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। कह रहा है कि इसका उपयोग सामान्यतः डैश में किया जाता है। उर्वरक और प्लास्टिक बनाने, बिल्कुल नहीं। भोजन को संरक्षित करने और जल को मृदु बनाने, नहीं। जल को रोगाणु रहित करने और फैब्रिक के विरंजन में सर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कहां से सवाल है भैया, एनसीईआरटी 10th और मेरे मित्र एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कार्बन यौगिक दहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। एनसीईआरटी क्लास 10th, एनसीईआरटी क्लास 10th और मेरे मित्र ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल है कि कार्बनिक यौगिक के दहन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। कभी जल का निर्माण नहीं करता है, करता है। जब आप मीथेन को जलाते हो तो आप सभी क्या पाते हो, CO2 H2O प्लस ऊर्जा पाते हो। तो सर कभी जल का निर्माण नहीं करता है, तो आप सभी कहेंगे कि ये बात तो गलत हो जाएगी सर। ऑक्सीजन के बिना जलता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन कंपाउंड को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि पूर्ण दहन के लिए अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक का अगर पूर्ण दहन हो रहा है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में तो ये नीला ज्वाला देगा, और अपूर्ण दहन हो रहा है ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये पीला ज्वाला उत्पन्न करेगा। ये बात भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 24, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से आप सभी कहेंगे 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और ये भी क्या है, एनसीईआरटी 10th के सवाल हैं। एनसीईआरटी 10th के सवाल हैं मेरे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मेरे मित्र ये भी सवाल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी 10th से संबंधित हैं। कहा जा रहा है कि पादपों में संवेदनशीलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पादपों में सूचना संचालन के लिए विशेष तंत्रिका उत्तक होते हैं, बिल्कुल गलत। पादप में कोई तंत्रिका उत्तक नहीं होता है, कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है।
दूसरा है कि पादप प्रकाश स्रोत की ओर बढ़ने से प्रकाश अनुवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही, इसी को फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। रसायन उवर्तन पादपों की उनके पर्यावरण में रासायनिक उद्दीपन के प्रति होता है, बिल्कुल सही है। स्पर्शानुवर्तन, जिसको हम लोग थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, ये पादपों के स्पर्श या शारीरिक संपर्क के प्रति अनुक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। छुई मुई का पौधा छू दो मुरझा जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। मेरे मित्र, ये जो आपने 25 सवाल देखे हैं, ये 25 सवाल में मोस्ट ऑफ द सवाल आपको कहां से देखने को मिल रहे हैं? सर एनसीईआरटी क्लास 10 से, और वो भी किस चैप्टर से? लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, रिप्रोडक्शन से, ठीक है, इन सभी चैप्टर से आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे मित्र, मैं आपसे बस यही कहूंगा कि एनसीईआरटी 9th एंड 10th का रिवीजन जरूर करना। अगर आपका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है 27-28 से आगे है, तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th आपके लिए बेहद जरूरी है। कौन सवाल कहां से आएगा इसका कोई गारंटी नहीं। हालांकि आपके मोस्ट ऑफ द सवाल एनसीईआरटी क्लास 10 से पूछे गए हैं। आप कह सकते हो 85% सवाल आपका एनसीईआरटी क्लास 10 से है, तो 15% सवाल 9 से भी तो पूछा जाएगा। सिलेबस तो यही रखनी है। तो याद रखना, एनसीईआरटी 9th एंड 10th पे विशेष फोकस करना। और वैसे कोई भी छात्र जो अपने से नहीं कर पा रहे, मेरे मित्र, आज रात 12 बजे तक आप सबों के लिए सुनहरा मौका है हमारे साथ जुड़ करके अपने एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करने का। अगर आप हमारे साथ एनसीईआरटी और साइंस फाउंडेशन दोनों करना चाहते हैं तो मिशन 2025 में आपका स्वागत रहेगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं 199 और 299, ये केवल और केवल आज रात 12 बजे तक आप सबों के लिए उपलब्ध रहेगा। ध्यान रखना, ये केवल आज के लिए नहीं है, ये चीज 18 से लेकर के 22 तक मैंने आप सबों को पीछे के सेशन में बताया था। तो ये एनसीईआरटी बेहद जरूरी है आप सबों के लिए। अभी आपने ऑफिशियल मॉक टेस्ट में एनालिसिस भी देखा, तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि ये वीडियो सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।